हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एवरीथिंग अबाउट ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ग्रेजुएटी किस हिसाब से डिडक्ट होता है, हु आर एलिजिबल फॉर दिस ग्रेजुएटी और ग्रेजुएटी हमें कब मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है, हम वीडियो को चालू करते हैं। So, what is gratuity? Gratuity is a sum of money paid by an employer to its employee at the end of period of his or her employment as a mark of recognition for contributing to the company. तो इन शॉर्ट जो ये ग्रेजुएटी होता है ये एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है अपने एम्प्लॉई को। अगर वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अगर उस कंपनी में स्पेंड करता है तो जब वो रिटायरमेंट लेता है तब एम्प्लॉयर एज ग्रेजुएटी वो उस एम्प्लॉय को देता है। सो इन अदर वर्ड ये जो ग्रेजुएटी है ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स है जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है। अब ग्रेजुएटी जो होता है वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट ऑफ 1972 द्वारा गवर्न होता है। सो इस एक्ट के थ्रू ये बताया जाता है कि जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हैं सो वो लोग ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल होते हैं। सो ग्रेजुएटी जो होता है वो हमें तब मिलता है जब अगर हम किसी कंपनी में 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम स्पेंड करते हैं सो हम एलिजिबल होते हैं फॉर रिसीविंग द ग्रेजुएटी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, सो इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। ये जो ग्रेजुएट है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। सो ये ग्रेजुएटी के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं। सो एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी। सो उन हर एक एम्प्लॉयज़ को जो फैक्ट्री में, माइन में, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट और रेलवे कंपनी में काम करते हैं तो उनके लिए ये एलिजिबल होता है। और एवरी इंडस्ट्री, उसके साथ साथ एवरी इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं तो ये ग्रेजुएटी उनके लिए एलिजिबल होता है। और सेकेंडली ही शुड बी एम्प्लॉय एज पर सेक्शन 2E, जहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ क्या होता है। तो एम्प्लॉयज़ मीन एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है किसी इस्टेब्लिशमेंट में और अगर वो कोई काम कर रहा है लाइक स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैन्युअल और सुपरवाइजरी, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क, तो ये सब लोग जो हैं वो ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नाउ व्हेन इज़ ग्रेजुएटी पेएबल, ग्रेजुएटी कब पेएबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ 1 ऑफ दिस एक्ट ग्रेजुएटी इज़ पेड टू एम्प्लॉयज़ आफ्टर रेंडरिंग कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स। तो ग्रेजुएटी के लिए वो लोग पेएबल होते हैं जो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर 5 साल या उससे ज़्यादा काम करते हैं। तो ऑन हिज सुपर एन्युएशन, ऑन हिज रिटायरमेंट और टर्मिनेशन, ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डाइजीज। तो अगर वो किसी भी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा का टाइम स्पेंड करते हैं तो जब वो रिटायरमेंट लेंगे या फिर उनकी डेथ या डिसेबलमेंट हो जाती है या फिर उनकी सुपर एन्युएशन यानी जो हमारी 58 या 60 की एज होती है जहाँ पे हम लोग ड्यू टू एज रिटायर लेते हैं तो उसे सुपर एन्युएशन बोलते हैं। या फिर ऑन हिज रिटायरमेंट, जो अगर हम अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले रहे हैं तो हमें ग्रेजुएटी के हम लायक रहेंगे। या फिर अगर डेथ या डिसेबलमेंट होती है तो हम ग्रेजुएटी पा सकते हैं। लेकिन डेथ और डिसेबलमेंट के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा 5 साल कंप्लीट हो। सो इन केसेस में वी आर एलिजिबल फॉर पेएबल ऑफ ग्रेजुएटी। नाउ कंटिन्यू सर्विस मीन्स क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि व्हेन इज़ ग्रेजुएटी पेएबल, सो ग्रेजुएटी पेएबल तब रहेगा जब हम किसी भी कंपनी में 5 साल या उससे ज़्यादा हम कंटिन्यूस सर्विस में रहेंगे। तो कंटिन्यूस सर्विस में होता है जो यहाँ लास्ट में लिखा है, दिस मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल अप्रूव्ड लीव्स, लीगल स्ट्राइक, वीकली ऑफ एवरीथिंग। इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द ऑफिस फॉर होल 365 डेज इन ईयर। कंटिन्यूस सर्विस मीन्स का मतलब ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ऑफिस में 365 डेज़ अवेलेबल रहें, बट अगर हम उसमें अप्रूव्ड लीव्स है, लीगल स्ट्राइक है या वीकली ऑफ हमारा आ रहा है उस 5 साल के अंदर, सो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस सर्विस हम कहेंगे। तो अगर 5 साल हम किसी भी कंपनी में कंटिन्यू सर्विस में रहेंगे यानी उसके साथ अगर अप्रूव्ड लीव्स भी रहेगा, लीगल स्ट्राइक रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा, बट हमारा 5 साल रहेगा, सो हम एलिजिबल रहेंगे फॉर ग्रेजुएटी पेएबल। Now, if an employee has completed 4 year and 240 days period, is he eligible for gratuity? तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो 4 साल कंप्लीट करता है और उसके बाद अगर 5th ईयर में 240 डेज़ अगर वो काम किया है देन ऑल्सो ही इज़ एलिजिबल फॉर ग्रेजुएटी।
सो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा 5वां साल कंप्लीट हो, बट अगर हमने 4 साल कंप्लीट किया है और ऊपर से 5th ईयर में अगर हमने 240 डेज़ भी कंप्लीट किया है, सो वी आर एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी। नाउ टू होम ग्रेजुटी इज़ पेएबल। ग्रेजुटी किसे देना चाहिए? तो ग्रेजुटी इज़ पेएबल नॉर्मली टू एम्प्लॉयज़, यानी अगर हमने 5 साल कंप्लीट किया है और अगर हम रिटायरमेंट ले रहे हैं या रिज़ाइन दे रहे हैं तो ग्रेजुटी दिया जाएगा नॉर्मली टू हिज एम्प्लॉयज़। ओके। और अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ हिज नॉमिनीज़, इन केस ऑफ डेथ अगर उसकी डेथ होती है तो ग्रेजुटी दिया जाएगा उसके नॉमिनीज़ को। नाउ अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेएबल, जो अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, कितना ग्रेजुटी अमाउंट हमें दिया जाता है, तो ग्रेजुटी जो कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो है मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 15 डेज इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड डिवाइड बाय 26। तो यहाँ पे जो मंथली डेज काउंट किया है तो वो काउंट किया है 26। तो अगर हमें ये भी काउंट करना है कि अगर जो हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें हमारा ग्रेजुटी कितना मिलेगा, तो जो मंथली हमारी सैलरी यानी जो हमारी बेसिक सैलरी है इनटू 15 डेज़, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था उसमें 15 डेज़ काउंट किया जाता है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ सर्विसेज कंप्लीटेड, कितना साल हमने कंप्लीट किया है, डिवाइड बाय मंथली टोटल डेज़। तो इसमें 30 की जगह पे हमारा 26 काउंट किया जाता है, जो इसमें 4 हमारा जो है वो लीव समझा जाता है और 26 हमारा टोटल नंबर ऑफ़ डेज़। नाउ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, तो ग्रेजुटी कैसे पे किया जाता है? तो ग्रेजुटी हमें पे किया जाता है इन कैश में या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या फिर बैंक चेक के थ्रू। पेमेंट बाय पोस्टल मनी ऑर्डर इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन 1000 इफ़ एम्प्लॉय डिज़ायर्स, तो पेमेंट पोस्टल मनी से भी दिया जाता है अगर वो 1000 से लेस है, तो इफ़ एम्प्लॉय डिज़ायर अगर वो चाहेगा तो। नाउ ग्रेजुटी डिडक्शन, तो जो हमारा CTC होता है उसमें जो हमारा ग्रेजुटी डिडक्शन दिखाया गया रहता है वो किस हिसाब से काउंट होता है? तो इट इज़ डिडक्टेड एट अ रेट ऑफ 4.81% फ्रॉम द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई, यानी कि अगर हमारा बेसिक सैलरी होता है 11,250, तो उस हिसाब से जो हमारा 4.81% होता है वो 541.125 मंथली, तो उस हिसाब से अगर जो हमारा ईयरली होता है वो 6493 होता है। तो इसे हम चेक कर सकते हैं अपने CTC में। तो हमारा जो 4.81% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस जो DA होता है तो उस हिसाब से हमारा कैलकुलेट होता है। नाउ डिटर्मिनेशन एप्लीकेशन एंड नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, तो हमें ग्रेजुटी कब मिलना चाहिए? तो पर्सन एलिजिबल हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू एम्प्लॉयर विद इन 30 डेज व्हेन इट फेल ड्यू। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एलिजिबल हूँ, इट मीन्स अगर मैंने 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है और अगर मैं रिज़ाइन देता हूँ तो विद इन 30 डेज़ के अंदर मुझे क्या करना है कि अपने एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन देना होगा। इन केस ऑफ डेथ शुड मेक एन अपॉइंटमेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द ग्रेजुटी बिकम पेएबल। सो अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो विद इन 1 ईयर जो है वो एप्लीकेशन देना होगा बाय हिज नॉमिनी। So as soon as gratuity become payable, employer must determine the gratuity even before application is made and must send the notice to the person whom it is applicable. अगर ग्रेजुटी पेएबल होगा तो एम्प्लॉयर द्वारा भी उसे नोटिस सेंड किया जाना चाहिए, द पर्सन हु इज़ एप्लीकेबल फॉर दैट। और लास्ट में जो एम्प्लॉयर है वो जो ग्रेजुटी देगा तो सो दैट शुड बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट इट बिकम्स एप्लीकेबल। जब एम्प्लॉई नोटिस देगा, एप्लीकेशन देगा एम्प्लॉयर को, तो उसके 30 डेज़ के अंदर जो है वो पे हो जाना चाहिए एम्प्लॉय को ग्रेजुटी। इफ़ नॉट पेड विद इन 30 डेज सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द पेएबल डेट टू पेड डेट, यानी कि अगर 30 डेज़ में अगर एम्प्लॉय को ग्रेजुटी रिसीव नहीं होता है आफ्टर एन एप्लीकेशन तो एम्प्लॉयर को सिंपल इंटरेस्ट देना होगा जब तक कि वो पे ना करे। एंड नो इंटरेस्ट इफ़ डिले इज़ ड्यू टू एम्प्लॉयज़ फॉल्ट, अगर एम्प्लॉय का फॉल्ट है तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे सकते वो लोग, तो हम उसके लिए फिर फोर्स नहीं कर सकते सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर वो हमारा एम्प्लॉय का खुद का फॉल्ट हो तो। नाउ प्रोसीजर टू गेट ग्रेजुटी, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सो सबमिट द एप्लीकेशन टू द एम्प्लॉयर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट बिकम्स पेएबल। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमने जॉब को रिज़ाइन किया है या रिटायरमेंट किया है और यदि अगर हमारा 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो हमें 30 डेज़ के अंदर अपने एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन देना होगा।
the employer shall pay the gratuity within 30 days from the receipt of the application. So एप्लीकेशन देने के बाद में 30 डेज़ के अंदर एम्प्लॉयर जो होता है वो ग्रेजुटी पे करेगा, और अगर लेट होता है सो फॉर बी लेटेड पेमेंट द एम्प्लॉयर इज़ लायबल टू पे 10% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सो अगर 1 मंथ के अंदर उसने एप्लीकेशन देने के बाद 1 मंथ के अंदर अगर एम्प्लॉयर ग्रेजुटी नहीं देता है, सो वी आर एलिजिबल टू गेट 10% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन इट until we are not receive. Now forfeiture of gratuity. So gratuity of employees who has terminated. So अगर forfeiture का जो मतलब होता है इन शॉर्ट वो होता है पेनल्टी. तो यहाँ पे लिखा है कि एम्प्लॉयज़ हुज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर द एक्ट ऑफ विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस कॉजिंग एनी डैमेजेस और लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एम्प्लॉयर, ग्रेजुटी शॉल बी फॉरफिटेड एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस. सो अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर द्वारा टर्मिनेट किया जाता है किस रीज़न की वजह से, तो अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कुछ डैमेजेस होता है या लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होता है जो एम्प्लॉयर का है, तो उस केस में जो है वो पेनल्टी कर सकती है ग्रेजुटी में. इन एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सटेंट ऑफ डैमेज द राइट ऑफ फॉरफिचर इज़ नॉट अवेलेबल. लेकिन अगर उनके पास वो प्रूफ नहीं है कि आपने डैमेज किया है, सो वो पेनल्टी नहीं कर सकती. सो ये रूल होता है एम्प्लॉयर के लिए कि अगर आपको टर्मिनेट किया है इस वजह से कि आपके द्वारा आपके नेग्लिजेंस के द्वारा कुछ डैमेजेस हुई है या लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हुई है जो एम्प्लॉयर की है, तो उस केस में एम्प्लॉयर आपकी जो ग्रेजुटी है उसमें पेनल्टी कर सकता है. नाउ नॉमिनेशन क्या होता है. सो जिस भी सर्विस में हम ज्वाइन होते हैं तो उस सर्विस के 1 साल कंप्लीट होने के बाद हमें नॉमिनेशन करना होता है. अब उस नॉमिनेशन के लिए हम अपने फैमिली में किसी को भी ले सकते हैं, यानी कि अपने फादर, मदर या वाइफ. उसमें भी हम उनका शेयर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम फादर के नाम पे 50% अपना नॉमिनी कर सकते हैं या मदर के नाम पे नॉमिनी अपना कर सकते हैं. उसके बाद इसमें यह भी रूल है कि हम जब चाहे तब अपना नॉमिनी डिटेल्स जो है वो हम चेंज कर सकते हैं. तो ये होता है नॉमिनेशन. और जो शेयर होता है किसको 50% देना है, किसको 30% देना है, किसको 100% देना है, तो ये डिटेल्स भी हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं. तो ये सुविधा होती है नॉमिनेशन में. सो ये डिटेल हो गया पूरा ग्रेजुटी के बारे में. सो इन शॉर्ट हमने ये समझा कि ग्रेजुटी क्या होता है. तो अगर किसी भी कंपनी में हम 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम स्पेंड करते हैं तो उस एम्प्लॉयर के द्वारा हमें दी जाने वाली राशि जो होती है जिसे एज ए ग्रेटिट्यूड हम कहते हैं, तो वो होता है ग्रेजुटी, जो गवर्न होता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट ऑफ 1972. इसके तहत अगर किसी भी कंपनी जो है जिसमें 10 या ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो वो लोग जो होते हैं ग्रेजुटी देने के लिए वो लोग एलिजिबल होते हैं, उन्हें ग्रेजुटी देना मस्ट होता है. उसके बाद ग्रेजुटी हमें कब मिलता है, तो अगर हम किसी कंपनी में 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके बाद अगर हमारा सुपरएन्युएशन होता है या रिटायरमेंट होता है या हम रिज़ाइन लेते हैं या हमारा एक्सीडेंट होता है या डिसेबलमेंट होता है, तो वी आर एलिजिबल टू गेट आवर ग्रेजुटी. लेकिन हमारा अगर एक्सीडेंट या डिसेबलमेंट होता है तो उस केस में ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा उस कंपनी में 5 साल कंप्लीट होना ज़रूरी हो. अगर हमारा 1 ईयर भी कंप्लीट हो देन आल्सो वी आर एलिजिबल इन केस ऑफ एक्सीडेंट और डिसेबलमेंट. सो ये ऑल द बेसिक डिटेल्स थी अबाउट ग्रेजुटी. सो होप एवरीवन अंडरस्टूड वॉट एवर आई एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो. और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो ओके, थैंक यू.